पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका हमेशा से राजनीति की एक बड़ी प्रयोगशाला रहा है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक पार्टियां पश्चिमी यूपी में हर समीकरणों को साधते हुए चुनावी मैदान में उतरती हैं। 2017 में कैराना से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा चुनाव में खूब उछला था और अब 2022 में भी कैराना से लेकर मुजफ्फरनगर दंगे का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। और सवाल ये कि क्या ये मुद्दे पश्चिमी यूपी के सियासी समीकरण को बदल देंगे? मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, यही इनका सामाजिक न्याय है। 80% लोग हमारे साथ हैं और आप जैसे लोग 20% खिलाफ हैं, तो बताओ 100 में 100 है हमारे साथ कि नहीं है? यूपी चुनाव में कैराना, पलायन, दंगा, तुष्टीकरण पर वार, दंगाइयों पर प्रहार। पश्चिम विजय के लिए नया प्लान। यूपी चुनाव के लिए सभी पार्टियां उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही हैं। उम्मीदवारों के नाम सामने आने के बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर तंज कसा, तो सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने कैराना, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर और लोनी में पलायन और माफियाओं को टिकट दिया है। ये उनकी मंशा को दिखाता है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है और यह उनके टिकट में भी स्पष्ट झलकता है। पश्चिमी यूपी के कैराना से हिंदुओं का पलायन इस बार के चुनाव में भी बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। 2017 के चुनाव में यहां से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा जोर शोर से उठा था और 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उसी पलायन के मुद्दे का जिन्न दोबारा से बोतल से बाहर निकला है। समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगाइयों को पकड़ते हैं। सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल। समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को कैराना से अपना उम्मीदवार बनाया है। नाहिद हसन के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें धोखाधड़ी से जमीन खरीदने के अलावा लोगों को जबरदस्ती पलायन के लिए मजबूर करने के मामले भी हैं। विवाद बढ़ता देख अखिलेश यादव ने इस बात के संकेत दिए हैं कि कैराना सीट से हसन के किसी रिश्तेदार को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो अगर उनको गिरफ्तार कर लिया है तो उनके परिवार में जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं होगा उनको टिकट देंगे। सूत्रों के मुताबिक पश्चिमी यूपी के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी तय कर दिए हैं। मथुरा जिले की मांड से संजय लाठर को टिकट दिया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर की नोएडा सीट से सुनील चौधरी को टिकट मिलेगा। गौतम बुद्ध नगर की दादरी सीट से राजकुमार भाटी को टिकट दिया जाएगा। सहारनपुर की नकुड़ सीट से धर्म सिंह सैनी का टिकट तय है। बुलंदशहर की डिबाई सीट से हरीश लोधी को टिकट दिया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर जिले की तीनों सीटों पर सपा आरएलडी गठबंधन ने गुर्जर समाज के प्रत्याशी उतारे। गाजियाबाद जिले में समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन ने 3 ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे हैं। साहिबाबाद, मुरादनगर और मोदीनगर में ब्राह्मण प्रत्याशी को उतारा गया है। इस बीच एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी की जमीन खिसक रही है। कि जब उनको नजर आ रहा है कि अब वो हार रहे हैं, फिर उसके बाद वापस चले गए उसी जगह पर जहां से वो हमेशा लड़ते आए थे। पश्चिमी यूपी में जहां पहले चरण में चुनाव होना है, वहां के 11 जिलों के 58 विधानसभा क्षेत्रों के 90% सीटों पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। इसलिए बीजेपी का पहले चरण के चुनाव में बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। ऐसे में सवाल ये कि क्या पश्चिमी यूपी इस बार किसान आंदोलन की तलखी से चुनाव का रुख मोड़ेगा या फिर कैराना, पलायन, दंगे के मुद्दे पर ध्रुवीकरण से राजनीतिक सियासत की चाल को बदल देगा। विशाल पांडे के साथ जी मीडिया ब्यूरो रिपोर्ट।
बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए 107 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और कल बचे हुए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन भी होने वाला है। कल दिल्ली में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की यह बैठक होने वाली है और इस बैठक में चर्चा होगी 231 विधानसभा सीटों पर। इसमें से 172 सीटों पर नाम फाइनल कर चुकी है सीईसी और कल की जो बैठक है वो महत्वपूर्ण है और बैठक में शामिल होने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आएंगे और उत्तर प्रदेश के दोनों ही उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी दिल्ली आने वाले हैं। यूपी बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी इस बैठक का हिस्सा होंगे जिसमें चर्चा होगी। वहीं कल दिल्ली में अपना दल एस और निषाद पार्टी की सीटों पर भी फैसला संभव है। अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल दिल्ली में मौजूद हैं। संजय निषाद भी कल दिल्ली में रहेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जहां यूपी चुनाव पर फोकस कर रही हैं, वहीं अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पंजाब पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया है। उन्होंने राज्य में चुनाव की कमान पूरी तरह से संभाल ली है। ऐसा राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बीच में चल रही खींचतान के बाद किया गया है। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗਈ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। सिद्धू चन्नी की लड़ाई में सोनिया का मास्टर स्ट्रोक। पंजाब में परिवार जीता, पार्टी हारी। किसी भी धी भैन के नाम कैप्टन की पिच पर सोनिया का सिक्सर। कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 86 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसके साथ ही साफ हो गया है कि पंजाब कांग्रेस के कमान न तो नवजोत सिंह सिद्धू के पास है और न राज्य के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के पास। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की सहमति से तय हुई है। पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस के 86 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को देखकर ऐसा लगता है कि ना तो चरणजीत सिंह चन्नी की चली है, ना ही नवजोत सिंह सिद्धू की चल पाई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अपनी एक टीम पंजाब में काम कर रही है, ऐसा लगता है, और उसके सर्वे के आधार पर टिकटों का बंटवारा किया गया है। ताजा समीकरण को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि टिकटों का बंटवारा इस आधार पर किया गया है ताकि कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी का खेल नहीं बिगाड़ पाए। कांग्रेस की पहली लिस्ट आने के बाद माना यही जा रहा है कि सोनिया गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। कांग्रेस ने कैप्टन के सभी करीबियों को टिकट दिया है। जिन विधायकों से कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह का करीबी होने की वजह से मंत्री पद छीना था, उन्हें फिर से टिकट दे दिया गया है। उनमें रामपुरा फूल से गुरप्रीत कांगड़, मोहाली से बलवीर सिद्धू, होशियारपुर से श्याम सुंदर अरोड़ा, नाभा से साधु सिंह धर्मसोत शामिल हैं। इसमें दिलचस्प लुधियाना का दाखा विधानसभा क्षेत्र है, जहां कैप्टन के सलाहकार रहे कैप्टन संदीप संधू को कांग्रेस ने टिकट दे दिया। कांग्रेस का कहां नुकसान करना भैया, वो बीजेपी का नुकसान करेंगे। पहले बीजेपी का कितना नुकसान किया, रैली थी 70,000 कुर्सी लगवा ली, 70,000 कुर्सी में 700 बंदा आया नहीं वहां पे, तो पहले से ही बड़ा बीजेपी का नुकसान हो गया है। प्रधानमंत्री जी को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा, इससे बड़ा क्या नुकसान कर सकते हैं वो। उन्होंने जितना नुकसान किया है, पहले पंजाब के लोगों का नुकसान हुआ, अब बीजेपी का नुकसान हुआ। टिकट बंटवारे में जहां नवजोत सिंह सिद्धू का दबदबा दिखा है, वहीं सीएम चरणजीत सिंह चन्नी कमजोर दिखाई दिए। सिद्धू ने सुल्तानपुर लोधी से मंत्री राणा गुरजीत के विरोधी नवतेज चीमा, बस्सी पठाना से सीएम चन्नी के भाई डॉक्टर मनोहर सिंह की जगह गुरप्रीत जीपी और बठिंडा ग्रामीण से वित्त मंत्री मनप्रीत बादल के विरोधी हरविंदर लाडी को टिकट दिलवा दी। अकाली दल के नेता महेशिंदर ग्रेवाल ने कहा कि कांग्रेस आला कमान को मजबूर होकर दागी उम्मीदवारों को टिकट देना पड़ा है। दुनिया के कई देशों में कोरोना पर काबू पाने के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि यूरोप के कई देश अब कोरोना के साथ जीने की दिशा में अब आगे बढ़ रहे हैं। स्पेन की सरकार ने कोरोना को एक आम फ्लू मान लिया है। विश्व में क्या चल रहा है आपको बता रहे हैं। स्पेन ने कोरोना को आम फ्लू मान लिया है। मास्क ही नहीं,
वहां की सरकार कोरोना वैक्सीन की अनिवार्यता भी हटा सकती है। स्पेन सरकार का मानना है कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट ही महामारी को खात्मे की कगार पर ले जाएगा और यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्पेन के प्रधानमंत्री की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि ओमिक्रॉन उतना खतरनाक नहीं है। आयरलैंड में बढ़ते कोरोना मामलों के बावजूद स्वैच्छिक वैक्सीनेशन सिस्टम बनाया जा रहा है। बेल्जियम की सरकार भी लोगों को वैक्सीनेशन के मामले में खुद फैसला करने का अधिकार देना चाहती है। कई देशों में क्वारंटीन का समय घटाने का फैसला किया गया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.